गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज पद्मा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम आईआर की क्लास को कंटिन्यू करते हुए मार्गेनथाउ के अनुसार यथार्थवादी कूटनीति के नियम के बारे में जानेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो पॉइंट होते हैं उन्हीं के बीच से क्वेश्चन उठा करके देते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा था कि जो फैक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो राष्ट्रीय हित के जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनके बारे में बात की थी। तो ये 6 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? विल पावर थी, मनोबल, लीडरशिप नेतृत्व, पावर शक्ति, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर्थिक समृद्धि और प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल यूनिटी यानी कि सांस्कृतिक एकता का संरक्षण। और छठा था हमारा पीस यानी कि शांति। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। आज हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मार्गेनथाउ रूल्स ऑफ रियलिस्टिक डिप्लोमेसी। तो जो रियलिस्टिक डिप्लोमेसी के रूल्स क्या क्या होने चाहिए जो कि मार्गेनथाउ ने बताए हैं, उसके बारे में जानेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे क्या है, पहले जो देखेंगे, मार्गेनथाउ ने यथार्थवादी अवधारणा पर कूटनीति को विशेष रूप से प्रभावी बनाने का आधार दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या है, कुछ नियम बताए हैं। कौन कौन से नियम बताए हैं? पहला है, द स्टेट मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट इट्स रियल बेनिफिट्स एंड शुड डिसाइड इट्स पॉलिसी कीपिंग इट इन माइंड। तो राज्य को अपने वास्तविक लाभों की चिंता अवश्य होनी चाहिए और उसी को ध्यान में रखकर नीति का निर्धारण करना चाहिए। तो जो मार्गेनथाउ हैं, इनके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय हित जो सर्वोपरि है, और राष्ट्रीय हित की पूर्ति कैसे की जा सकती है मार्गेनथाउ के अनुसार? शक्ति के द्वारा की जा सकती है। तो ये बताते हैं जी कि जब कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, विदेश नीति बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके ही वो चीजें सारी निर्धारण करनी चाहिए, नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। और अगला फिर सेकेंड पॉइंट क्या बताते हैं, स्टेट शुड बी प्रिपेयर्ड अ compromise on such a matter which is not of any basic importance because it reduce both power and energy। तो दूसरे में क्या कह रहे हैं कि राज्य को कम से कम ऐसे मामले पर समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आधारभूत महत्व के ना हो, क्योंकि इससे शक्ति और ऊर्जा दोनों क्षरित होती है। तो जो आधारभूत, जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका कुछ खास महत्व नहीं है, ऐसे मामलों पर क्या है, समझौता कर लेना चाहिए। उसमें ज्यादा अपनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि वहां पर अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि शक्ति और पावर, जब आप थोड़ा सा अड़ियल रुख वहां पर अपनाएंगे, यानी कि समझौता नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वहां महत्व तो कुछ नहीं है, बेनिफिट तो कुछ नहीं मिल रहा है राष्ट्र को, लेकिन क्या हो रहा है कि जो राज्य की शक्ति है, जो रिसोर्सेज हैं, जो पावर है, एनर्जी है, ये सारी इन सब चीजें क्या हो रही, इनका मिसयूज हो रहा है। तो वही बताते हैं कि ऐसे मामलों से बच जाना चाहिए जो बहुत महत्व के नहीं है, वहां पर फटाफट समझौता करके उसको जो है उसका वारा न्यारा कर दो, यानी कि उसको ठंडे पिटारे में डाल दो। तीसरा ये क्या बताते हैं कि इन पर्टिकुलर द स्टेट शुड नॉट अलाउ इट्स वीक सपोर्टिंग फ्रेंड्स टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। तीसरे में ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं कि विशेष रूप से राज्य को अपने जो कमजोर सहायक मित्र जो है, यानी कि जो इनके कमजोर राष्ट्र देशों के साथ मित्रता होती है, तो ये क्या बता रहे हैं कि इनको स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो जो कमजोर सहायक मित्र देश होते हैं, इनको स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, यानी कि इनके जो निर्णय होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो पावरफुल राष्ट्र नेशन है उसको अपना डोमिनेंस दिखाना चाहिए, यानी कि अपना वहां पर भी जो राष्ट्रीय हित है, पावरफुल राष्ट्र का जो हित है, वहां पर कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। स्वतंत्र निर्णय जो कमजोर सहायक मित्र देश हैं, उनको क्या करना है कि स्वतंत्र निर्णय लेने नहीं देना चाहिए, ऐसा जो है मार्गेनथाउ बताते हैं, क्योंकि ये शक्ति के पुजारी हैं, शक्ति को बहुत महत्व देते हैं और शक्ति के आधार पर ही राष्ट्र की सुरक्षा हो सकती है, ऐसा ये बताते हैं। तो ये सारे मार्गेनथाउ के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये यथार्थवाद के कुछ अलग नियम है, बट मार्गेनथाउ के अकॉर्डिंग यथार्थवाद थोड़ा डिफरेंट है। तो ये दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है। आगे यथार्थवाद पर, जो कॉमन यथार्थवाद है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम मार्गेनथाउ के अकॉर्डिंग देखेंगे। फोर्थ नियम ये क्या बताते हैं मार्गेनथाउ? ये बता रहे हैं कि द पॉलिटिक्स विद इन द प्रोसेस शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फीलिंग ऑफ क्रूसेट।
तो ये चौथा बता रहे हैं कि प्रक्रिया के अंतर्गत जब कोई प्रक्रिया होती है, कोई जो नीति बन रही है, तो इसमें क्या है कि राजनीति नीतिगत कुशलता धर्म युद्ध की भावना से सदैव स्वतंत्र होनी चाहिए। तो जो धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध की भावना स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर जो राजनीतिक नीतिगत कुशलता है, वो धर्म युद्ध की भावना से सदैव स्वतंत्र होनी चाहिए, ऐसा ये बताते हैं। क्योंकि अगर धर्म युद्ध को देखेंगे तो उसमें इनडायरेक्टली क्या नैतिकता वगैरह की भावना का समावेश हो जाता है, और जो मार्गेनथाउ हैं, ये नैतिकता से तटस्थ हैं, यानी कि नैतिकता को ये बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। हालाँकि ये अनैतिक भी नहीं है, जैसे कि मैकियावेली क्या कहता है कि अनैतिक भी साधन यूज़ करने का वो सलाह देता है, लेकिन ये ऐसा अनैतिक साधन यूज़ करने का सलाह नहीं देते हैं, बट नैतिकता को फ़ॉलो करने की भी नहीं कहते हैं। कहते हैं राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, नैतिकता आप नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। तो वही है, यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म युद्ध की भावना से स्वतंत्र होनी चाहिए, जो राजनीतिक ये नीतियाँ हैं, उनका निर्धारण है, तो इसमें क्या है, ये धर्म युद्ध की भावना से स्वतंत्र होना चाहिए। 5वां ये बता रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड दीज गोल्स शुड बी अचीव्ड बाय पावर। तो ये क्या कह रहे हैं 5वें में कि विदेश नीति हितों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी विदेश किसी राष्ट्र की जो विदेश नीतियां बनती हैं, जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो विदेश मंत्री वगैरह होते हैं, तो ये क्या है, इनकी जितनी भी विदेश नीतियां होनी चाहिए, ये क्या हो, इनका आधार होना चाहिए कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, और इन सभी नीतियों का और विदेश नीतियों का आधार क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय हित होना चाहिए। और इन लक्ष्यों की प्राप्ति किसके द्वारा हो सकती है, शक्ति के द्वारा हो सकती है। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति किसके द्वारा, शक्ति के द्वारा होनी चाहिए। यहाँ पर ये आदर्शवाद को बिल्कुल भी जगह नहीं देते हैं कि जहां पर सहयोग और शांति इन सबको आधार बना करके क्या होता है कि राष्ट्रीय हित पूर्ति होने की बात की जाती है। मार्गेनथाउ क्या कहते हैं कि शक्ति के द्वारा पूरी करो, यानी कि अपने राष्ट्र को इतना शक्तिशाली बना लो और उसी शक्ति के दम पर जो है अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करो, ये इनका कहना है। तो शक्ति को ये बहुत ज्यादा बल देते हैं, जैसे कि पहले क्लास में हमने बताया भी है आपको कि ये शक्ति को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। शक्ति को ये साध्य और साधन दोनों मानते हैं, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, ये शक्ति को साध्य मान लेते हैं। वो किस लिए मानते हैं, इनका मानना है कि अगर शक्ति है कोई राष्ट्र शक्तिशाली है, किसी राष्ट्र के पास शक्ति है, तो उसके जो लक्ष्य होंगे, उसके जो राष्ट्रीय हित होंगे, वो स्वतः ही पूरे होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय हित है वो शक्ति के आधार पर पाई जाती है। अगर राष्ट्र शक्तिशाली बन गया है तो उसके राष्ट्रीय हित अपने आप पूरे होने लग जाएंगे। तो अंततः इन्होंने शक्ति को साध्य माना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे मार्गेनथाउ के बारे में। इनके मैं छोटी-छोटी क्लासेस दे रही हूँ ताकि आपका जो है यहाँ से एक-एक पॉइंट उठा करके आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लें। जैसे आपको समझ में आता है, कीवर्ड्स में बना लें, शॉर्ट नोट्स में बना लें, या शॉर्ट सेंटेंस आप जो है वो बना करके अपने जो जैसा आपको समझ में आता है वैसा आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। इसलिए अभी मैं छोटी-छोटी क्लासेस दे रही हूँ ताकि आपको दोबारा ये क्लासेस जो है देखने की और इनको मेमोराइज करने की जरूरत ना पड़े। आपके नोट्स यहाँ से तैयार हो जाएं और जब भी आप उठाएं तो विद इन फ्यू आवर जो है आपका पूरा ये आईआर जो है रिवीजन हो जाए। इस तरह के आपके नोट्स तैयार हो जाने चाहिए। तो 5वां हमने देख लिया था, अब हम देखेंगे 6ठा। क्या कह रहा है, स्टेट मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट रियल बेनिफिट, इट शुड नॉट रीच सच अ स्टेज फ्रॉम वेयर विदाउट एनी लॉस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रिटर्न। तो छठे में क्या कह रहा है कि राज्य को वास्तविक लाभ की चिंता करनी चाहिए। किसी ऐसी अवस्था, यहाँ पर अवस्था होगा, किसी ऐसी अवस्था तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां से बिना किसी हानि के वापस लौटना संभव ना हो। तो ये कहते हैं कि जो राज्य को क्या करना है कि वास्तविक लाभ की चिंता करनी चाहिए, और जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो वो फैसले ले रहे हैं, उसमें उनको इस बात का पहले ही ध्यान रख लेना है कि किसी ऐसी अवस्था तक ना पहुंच जाए जहां से फिर बिना हानि के, यानी कि जो राष्ट्र को कोई हानि हो रही हो, उस हानि के बिना वापस होना संभव ही ना हो। तो जो पॉलिसी मेकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें इस बात का विशेष ध्यान हो कि ऐसे स्टेज पर ना पहुंचा जाए
जहां से बिना हानि के वापस लौटना संभव ना हो। तो ये 6 पॉइंट हो गए। और अगला 7th पॉइंट में मार्गेनथाउ क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि वेल इक्विप्ड सर्विसेज शुड बी अंडर द गवर्नमेंट, वन शुड वर्क एज अ लीडर एंड नॉट अ सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो देखो ये निरंकुश शक्ति की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि सुसज्जित सेवाएं सत्ता के अधीन होनी चाहिए। सत्ता, गवर्नमेंट जो भी है, तो उस सिस्टम, जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के अंडर में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सरकार को जनता के सेवक नहीं बल्कि जनता के नेता के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब जनता के नेता के रूप में कार्य करेगा तभी जो है वो सारी डिसीजन मेकिंग अपने बल पे कर पाएगा और राष्ट्र को आगे लेकर के वर्ल्ड स्तर पर अपने राष्ट्रीय हितों को रख पाएगा। तो जनता के सेवक के रूप में कार्य नहीं करना है, क्योंकि अगर जनता के सेवक के रूप में काम करने लग जाएगा तो क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये निरंकुश शक्ति की जो है बात कर रहे हैं, जो कि आगे आपका एक पॉइंट आएगा, इसमें हम आपको ये भी डिफाइन करेंगे। तो अगर बात आ जाए कि मार्गेनथाउ किस तरह की शक्ति के, किस तरह की व्यवस्था के जो है समर्थक हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि निरंकुश शक्ति के समर्थक हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में अगर जनता के फॉलोअर हो जाएंगे तो क्या होगा कि जनता के कई तरह की राय होंगी, वहां पर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी। तो एक निरंकुश शक्ति हो गई जब, तो डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। डिसीजन मेकिंग नेता अपने बल पर अपने जो है राष्ट्र हित के अकॉर्डिंग कर पाएगा, ना कि जनता के तरह तरह के जो विचार होंगे, अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस होंगे उनके बीच में, उसमें उलझ के नहीं रह जाएगा। ये सारी बातें ये बताते हैं। 8वां पॉइंट क्या है कि डिप्लोमेट शुड एनालाइज ओन political system, keeping in mind the interest of the other state। तो 8वें में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जो कूटनीतिज्ञ को सदैव दूसरे राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर अपनी राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो दूसरे राष्ट्रों के हित हैं, अगर उनको ध्यान में आप रखेंगे तो, और उनको ध्यान में रख करके अपनी राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करेंगे, तो ऐसे में जो विदेश नीतियां होंगी वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगी। जो इनका अपने राष्ट्रीय हित को फुलफिल करने की बात जहां पर आएगी, तो वहां पर ये सही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि ये अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में दूसरे राष्ट्रीय हितों का भी इन्होंने ध्यान में रखा है। तो उन दोनों को समराइज करके एक अच्छा डिसीजन ये ले पाएंगे, जिसमें कि ज्यादा सक्सेस के चांसेस जो है ज्यादा होंगे। तो ये बताते हैं कि कूटनीतिज्ञ जो होते हैं उनको सदैव जो दूसरे राज्य हैं उनको हितों को ध्यान में रख करके तब फिर जो है अपने राष्ट्र, अपने राज्य, अपने देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका विश्लेषण करना चाहिए, तो वहां से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस होंगे। तो ये मार्गेनथाउ के अनुसार जो है टोटल 8 पॉइंट थे, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे कैसे राष्ट्र जो है अपने हितों को ध्यान में रख करके जो पॉलिसी मेकिंग है उसकी बारे में डिसीजन ले, पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको पूरा करें। आगे यहाँ पर जो है मार्गेनथाउ के अनुसार जो जितना भी ये 8 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें यही डिफाइन किया गया है कि जो यथार्थवादी विदेश नीति है इसका निर्धारण जो है इन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। तो मार्गेनथाउ के अनुसार जो ये नियम फॉलो करते हुए क्या करना चाहिए कि विदेश नीति का निर्धारण करना चाहिए। आगे जो यथार्थवाद के संबंध में अधोलिखित मूल अवधारणा इस प्रकार है, तो अगर इसको हम पूरा समराइज किया जाए यथार्थवाद को, कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो मार्गेनथाउ ने यहाँ पर कुछ पॉइंट रखे हैं उनको अगर समराइज करके हम एक जगह रखें कि इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसका सार क्या है, तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपके पास निकल कर आएंगे। कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द लीडर ऑफ एवरी कंट्री in international politics, the leader of every country should strive for the fulfillment of the national interest। तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है इसमें क्या होता है कि प्रत्येक देश के नेता होते हैं ये अपने राष्ट्रीय हित की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, या इनको रहना चाहिए। तो ये क्या होता है, इसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो देश के नेता होते हैं, नेतागण होते हैं, वो अपने राष्ट्र की हित की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
दूसरा पॉइंट इसका है कि एवरी स्टेट शुड स्ट्राइव फॉर द पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। तो प्रत्येक राज्य का हित उसके राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार में है। जब इन सभी चीजों का प्रभाव प्रभाव के में जो है विस्तार होता है, तो अपने आप जो है विश्व स्तर पर राज्य, वो देश, वो नेशन उभर कर आता है और वो शक्तिशाली जो है अपना एक शक्तिशाली प्रभाव वहां पर छोड़ता है। और इन्हीं जो शक्तिशाली इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि जो इन्फ्लुएंस होते हैं, और इन्हीं के आधार पर क्या करता है कि अपने जो राष्ट्र है उसकी जो राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट है उसके, उनकी फुलफिलमेंट करता है। तो क्या है, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक भी जरूरी है क्योंकि सांस्कृतिक प्रभाव का भी जो है बहुत बड़ा रोल है किसमें, किसी राष्ट्र को विश्व स्तर पर अपना एक इन्फ्लुएंस छोड़ने में। तो सांस्कृतिक कतई कम नहीं है। तो राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक एंड सांस्कृतिक, ये चारों ही प्रभाव में विस्तार होता है। और जैसे इन चारों जो ये यहाँ पर फैक्टर हैं, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक, इनके प्रभाव में जैसे विस्तार होता है, वैसे ही जो है राज्य का हित जो है ज्यादा फुलफिलमेंट होने लग जाता है। तीसरा क्या बताते हैं ये, रियलिज्म सपोर्ट्स ऑटोक्रेटिक रूल्स टू सर्व द नेशनल इंटरेस्ट। तो यथार्थवाद राष्ट्रीय हित के संवर्धन के लिए निरंकुश शक्ति का समर्थन करता है। जैसे हमने अभी ऊपर भी वही बात की थी कि क्या है, जनता का सेवक नहीं बल्कि जनता का लीडर बनकर के जो नेता है उनको शासन करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए राष्ट्र हित में। तो वही चीज यहाँ पर समराइज कर दी है। यथार्थवाद क्या है, राष्ट्रीय हित के संवर्धन के लिए निरंकुश शक्ति का समर्थन करता है। चौथा क्या है कि यथार्थवाद चिंतन की नई विचारधारा है। यथार्थवाद क्या है, चिंतन की एक नई विचारधारा है। रियलिज्म इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद जो है चिंतन की एक नई विचारधारा है जिसके आधार पर क्या होता है कि जो भावी नवीनतम रणनीति होती है ये तैयार किए जाते हैं। तो ये क्या है, यथार्थवाद की ये एक विशेषता है कि ये नई है, न्यू कॉन्सेप्ट है ये। अकॉर्डिंगली जो अदर कॉन्सेप्ट है उनके अगर उनके संदर्भ में देखा जाए तो क्या है, ये नवीनतम विचारधारा है और इसके आधार पर जो भावी नवीनतम रणनीति है वो तैयार की जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा जो मार्केनडाउ के अनुसार कौन कौन से यथार्थवाद के नियम हैं जिनके आधार पर जो है विदेश नीति वगैरह तैयार की जानी चाहिए। और आगे की क्लास में हम देखेंगे नव यथार्थवाद यानी कि न्यू रियलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने जो है मार्गेनथाउ के मेन पॉइंट देखे कि कैसे कैसे यहाँ से पॉलिसीज वगैरह बनानी चाहिए, क्या कूटनीति अपनानी चाहिए, क्या डिप्लोमेसी जो है वहां पर अपनाई जानी चाहिए जो डिप्लोमेट होते हैं उनके द्वारा, ताकि जो है राष्ट्र हित अधिक से अधिक फुलफिल किया जा सके किसी भी देश का। तो ये इन सारी बातों पे हमने चर्चा की है। आगे की क्लास में हम देखेंगे नव यथार्थवाद और यानी कि न्यू रियलिज्म। आज की सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। छोटी क्लास है बट इसका एक एक पॉइंट आपको तुरंत ही इसको क्या कर देना है कि सारा जो है नोट्स बना करके, शॉर्ट नोट्स बना करके या कीवर्ड लिख करके, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है, जिस प्रकार आप अपने आप को यहाँ पर कन्वीनियंस पाते हैं उस अकॉर्डिंग आप जो है अपने नोट्स तैयार कर लें और आज का आज ही इसको तुरंत फिक्स कर दें, माइंड में ये सारी चीजें फिक्स कर लें। नोट्स बनाएंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको फिक्स हो जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है पढ़ने में, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है कि आपने जब भी कोई टॉपिक पढ़ा तो वहीं का वहीं आपने उसको 99% जो है माइंड में रख लिया, 1% रह गया तो ठीक है, वो रिवीजन में आ जाता है। उसका सही तरीका है कि आपके अपने शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, एक आपका अपनी लैंग्वेज में आपके अपने नोट्स होने चाहिए। तो ये सही तरीका है किसी भी चीज को लर्न करने का और फिक्स करने का। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करना चाहेंगे इस होप के साथ कि
आप जो है सारे नोट्स बना रहे हैं और साथ के साथ सारी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं। यदि ये क्लासेस आपको यूजफुल लगी हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।